दोस्तों आज हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। कह रहे दो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और ये आपस में जो इनके सोल्यूशन है वो बहुत सारे सोल्यूशन है। तो ये केस कब होता है बच्चों? जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है, ऐसे टाइप की लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट्स में आपस में मीट करते हैं। ठीक है, तो इनके सोल्यूशन बहुत सारे होते हैं, आप गिन नहीं सकते हो, इसलिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी हमने कंडीशन जानी थी, वो ये है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, जहाँ पे a1 क्या होता था, पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, यहाँ पे हम उसे a1 कहते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन इसको दे दो नाम और इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो। तो x का कोफिशिएंट है 2, यानी कि a1 हो गया अपना 2। तो आप a1 की जगह क्या पुट करोगे? 2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में जो भी x का कोफिशिएंट है जो कि है k+2, वो हो गया हमारा a2। तो a2 की जगह हम पुट कर देंगे k+2। तो सेकेंड इक्वेशन में आपको देखना है a2 की वैल्यू जो कि होती है x का कोफिशिएंट। तो क्या था वो? k+2। तो आपने a2 की जगह लिख दिया k+2। ऐसे ही b1 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3, तो b1 की जगह हम पुट कर देंगे 3। यहाँ पे y का कोफिशिएंट, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 6, तो हम b2 की जगह लिख देंगे 6। सिमिलरली c1 क्या होगा? c1 होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 4, कांस्टेंट टर्म जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो c1 कितना हो गया? 4, और c2 हो गया 3k+2। c2 हो गया 3k+2। आपको बस कांस्टेंट टर्म में ये देखना है कि या तो दोनों कांस्टेंट टर्म LHS में हो या तो दोनों ही RHS में हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। या एक अगर है, मान लो 4 यहाँ पे होता है LHS में, तो उसको आप RHS में लाते पर साइन चेंज हो जाता। या फिर 3k+2 अगर यहाँ मिलता और 4 RHS में होता, या तो 4 को इधर लाते तो साइन चेंज होता। समझ रहे हो? दोनों को एक ही तरफ लाना है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो दोनों ही RHS में है, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अगर ये दोनों ही इधर होते तो भी आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अगर एक होता इधर तो उसको इधर लाना है। ठीक है, ये बात समझ आई हमें। उसके बाद ये कह रहा है कि ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 4/3k+2 और 2/में k+2 को एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि तीनों ही आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि 2/k+2 की वैल्यू 1/2 के बराबर होगी। सिमिलरली 4/3k+2 की वैल्यू 1/2 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये अगर तीनों ही आपस में बराबर है तो इसकी वैल्यू भी इसके बराबर होगी, यानी कि इन दोनों को भी हम इक्वल रख सकते हैं, इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं, या इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं। हमें किसी भी दो बंदों को इक्वल रखना है। मान लो आप इन दोनों को इक्वल रखते हो और इन दोनों को इक्वल रखते हो। ठीक है, तो रख के देख लेते हैं एक बार। 2/k+2 इक्वल्स टू हाफ लिख दो। यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू 4/3k+2 लिख दो। फिर तो आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करो, 2 × 2 हो जाएगा 4, k+2 × 1, k+2 ही रहेगा क्योंकि किसी को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही रहता है। तो k+2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे k+2 ही आया। तो 4 - 2 इक्वल्स टू k हो गया, क्योंकि ये प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस हो गया। 4 - 2 होता है 2 के बराबर। तो हमारी k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर। सेम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आया 3k+2 × 1, तो 3k+2 ही रहेगा। 4 × 2 8 हो जाएगा। फिर 3k = 8 - 2 यानी कि 6,
तो 3k इक्वल्स टू अगर 6 है तो k इक्वल्स टू 6/3 होगा। तो k की वैल्यू यहाँ से भी आपकी 2 ही आ रही है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई